मेरे चांद सितारों को डॉक्टर अनुराधा पाठक का नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनुराधा और मैं आपको पढ़ाने वाली हूं नीट के लिए बायोलॉजी। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल डॉक्टर अनुराधा लर्न बायोलॉजी एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे। मैं अपने इस चैनल में नीट से रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड करूंगी। मैंने रिसेंटली 11th क्लास के लिए वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं अभी और आगे सारी वीडियोस अपलोड करूंगी। आज हम 12th क्लास के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आज 12th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। बट बिफोर वी बिगिन आई विल से वन थिंग, वी एम, वी वर्क हार्ड and we conquer. So let's begin now. हमारी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम दिया हुआ है। वो कौन है? वो है श्री पंचानन माहेश्वरी। ये कौन थे? ये थे फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। He is regarded as father of Indian embryology and he was a famous Indian botanist. ये एक बॉटनी के विशेषज्ञ थे और फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, वो भी प्लांट्स की एम्ब्रियोलॉजी, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनकी एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, ये है पिताजी। किसके पिताजी हैं? इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के। और ये एक फेमस इंडियन बॉटनिस्ट थे। तो देखिए ये पैदा कहाँ हुए और कब हुए? ये पैदा हुए थे जयपुर राजस्थान में और 1904 में पैदा हुए थे, नवंबर में। इन्होंने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद से की थी और इनके जो इंस्पिरेशन थे, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो हम किसी टीचर से इंस्पायर होते हैं, ये भी एक टीचर से इंस्पायर थे, लेकिन वो अमेरिकन टीचर थे और उनका नाम था ड्यूड जॉन। उनका नाम था डॉक्टर ड्यूड जॉन। ही वॉज हिज इंस्पिरेशन। अच्छा, एक चीज और की थी श्री पंचानन माहेश्वरी जी ने, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बॉटनी डिपार्टमेंट है उसकी संस्थापना की इन्होंने एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? जो एम्ब्रियो होता है ना, कैसे बना, पूरी स्टडी, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। हम लोग एम्ब्रियो पढ़े 11th क्लास में, तो वो एम्ब्रियो कैसे बना है, ठीक है, पूरा प्रोसेस क्या है, मेल फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन से जाइगोट बना है और वो उससे एम्ब्रियो कैसे बना, फिर वो एम्ब्रियो कैसे ग्रो करके एक बेबी बन गया और पैदा हो गया, उसको बोलेंगे, उस पूरी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी। और इन्होंने प्लांट्स की एम्ब्रियोलॉजी पे वर्क किया। किसकी स्टडी की? प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी, वो भी फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स। दूसरा एक वर्ड आया है यहाँ, टिश्यू कल्चर। ये क्या है? हम लोग जानते हैं टिश्यू क्या होता है ना? ग्रुप ऑफ सेल्स विच फंक्शन सिमिलरली, मतलब ऐसे सेल्स का ग्रुप जो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं? कोई एक टिश्यू लेते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसको लैब में आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर करते हैं, यानी ग्रो कराते हैं। वो ही है टिश्यू कल्चर। तो इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर पे काम किया और ये दोनों काम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में स्टार्ट किया इन्होंने, है ना, रिसर्च इस पर। चलो दूसरी चीज देखते हैं। अब हम काम की चीजें देखेंगे इनके बारे में। ये तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया कि ये एक महान बॉटनिस्ट थे। देखो यहाँ लिखा है मैंने, he was a prominent Indian botanist and he is regarded as father of Indian embryology, इन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स वाली टेक्निक का आविष्कार किया। अब ये क्या चीज है? हम लोग आजकल पढ़ते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, सब जगह टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स रहते हैं,
है ना। तो जैसे ह्यूमन का टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर रहता है, इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स का टेस्ट ट्यूब बेबी कराया। तो मेल और फीमेल गैमिट्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो प्लांट की ओवरी की जगह इन्होंने टेस्ट ट्यूब में करा के देखा, उस प्रोसेस का इन्होंने आविष्कार किया, वही है टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये क्या बोला कि जब हम लिविंग वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ये जो भी हैं, फिर जब हम प्लांट्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये इस ग्रुप का प्लांट, ये इस ग्रुप का प्लांट, तो इस क्लासिफिकेशन के जो आधार होते हैं उन बेसिस जो थे उनमें एक और चीज जोड़ो बोला इन्होंने बोला कि जो इम्ब्रियो होता है उसके जो लक्षण होते हैं, अलग अलग लोगों के इम्ब्रियो के अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग ग्रुप के प्लांट्स वगैरह जो भी हैं। तो इन्होंने ये बोला कि अलग अलग जो इम्ब्रियो के कैरेक्टर्स होते हैं उसका भी यूज करो टैक्सोनॉमी के अंदर। बोला इन्होंने कि टैक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का भी यूज होना चाहिए। ही पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी, राइट। चलो ही, और ये मैंने अभी बताया था, इन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन कराया था एंजियोस्पर्म्स में एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। अब ये क्या चीज है? नॉर्मली एक प्लांट का जो फीमेल पोर्शन होता है वो होता है कार्पेल, है ना। और कार्पेल में क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 चीजें हैं। जब पॉलिन ग्रेन आता है, पॉलिन ग्रेन में मेल गैमीट्स रहते हैं, पॉलिन ग्रेन आता है तो स्टिग्मा के ऊपर आता है और फिर वहां से पॉलिन ट्यूब बन के फाइनली ओवरी तक गैमीट्स पहुंचते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला, अगर हम पॉलिन ग्रेन को ओवरी तक ले जाएं, है ना, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, उस पे काम किया इन्होंने, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। ही वर्कड ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। क्या क्या किया इन्होंने? ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। He popularized the use of embryological characters in taxonomy, test tube fertilization in angiosperms, intra-ovarian pollination। इतने काम कर दिए इन्होंने। और इन्होंने बोला कि ठीक है, हमने फर्टिलाइजेशन वगैरह टेस्ट ट्यूब वाला करा लिया, सब करा लिया। फिर क्या हुआ, जो प्लांट के इम्ब्रियो रहते हैं ना, वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, वो बड़ा नहीं हुआ है, इमैच्योर है, उसको निकालो प्लांट से और उसको लैब में कल्चर करो, देखो वो कैसे बड़ा हो रहा है। उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमैच्योर एम्ब्रो, इमैच्योर एम्ब्रियोज, आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमैच्योर एम्ब्रियोज। तो इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने बोला कि इसकी जरूरत है, हमको ऐसा भी करना चाहिए, आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमैच्योर एम्ब्रियोज। ही एम्फेसाइज्ड द नीड, जरूरत है ना, फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क, यानी इस काम की शुरुआत करनी चाहिए इस पे, ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमैच्योर एम्ब्रियोज, राइट। आजकल टिश्यू कल्चर हैज बिकम ए लैंडमार्क इन साइंस। ओके, नाउ जब कोई बहुत अच्छे काम करता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है ना। इनको भी पुरस्कार दिए गए, इनको लंदन वालों ने पुरस्कार दिया, इनको इंडिया वालों ने पुरस्कार दिया, इनको बहुत लोगों ने पुरस्कार दिया। ही वॉज ऑनर्ड विद फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एंड इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। इन्हें इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने भी पुरस्कृत किया, सम्मानित किया, है ना, ऑनर्ड, सम्मान मिला इन्हें, और सेवरल अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस। ही वॉज अ वेरी रिनोन्ड पर्सन, सो इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले। अच्छा, इन्होंने स्कूल की शिक्षा के ऊपर प्रचार किया। इन्होंने बोला कि वी शुड encourage general education. He encouraged the general education and he made a significant contribution to school education. स्कूल की शिक्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और पता है, आज हम जिस NCERT को पढ़ते हैं बायो की, उसकी पहली किताब इन्हीं के नेतृत्व में पब्लिश हुई थी। The first textbook of biology was published under his leadership, है ना, in 1964। चलो, ये सब हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा श्री पंचानन माहेश्वरी जी के बारे में, है ना। नाउ आई विल से अगेन
क्या बोलूंगी मैं? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग हार्ड। अब हम पढ़ने वाले लाइफ स्पैन, यानी कौन कितने दिन जिएगा। और दूसरा डेफिनेशन क्या बोलूं तो, जन्म से लेकर मृत्यु तक का चक्र, लेकिन मृत्यु प्राकृतिक होनी चाहिए। इट शुड बी अ नेचुरल डेथ, एक्सीडेंट वाली नहीं। या पेड़ को हमने काट दिया तो पेड़ की डेथ हो गई, ऐसी नहीं। जितना जीवन था उसका, उसको जीना चाहिए। फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये है लाइफ स्पैन। लेकिन एक चीज और है, कोई ऑर्गेनिज्म छोटा दिखता है ना, तोता, और कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा दिखता है जैसे हम लोग। तो तोता 140 साल जीता है इन एवरेज, अगर उसे कोई और जीव ना खा जाए तो, और हम लोग 70-80 साल जो भी है ना। तो जो साइज है उसका लाइफ स्पैन से कोई कोरिलेशन नहीं है। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, दिस इज नोन एज लाइफ स्पैन and it is not necessarily correlated with sizes. A mango tree has a much shorter lifespan as compared to people tree, है ना। पीपल का पेड़ का साइज देखो और मैंगो का पेड़ का साइज देखो। जो मैंगो का ट्री है लेकिन उसका शॉर्टर लाइफ स्पैन है। अब बोलते हैं किसी का कितना भी लाइफ स्पैन हो, चाहे कोई 300 साल जी जाए कोई जीव, लेकिन मृत्यु आनी है, मृत्यु निश्चित है। लोग बोलते हैं ना, क्या करोगे पैसा इकट्ठा करके, पाप मत करो ज्यादा, एक दिन मृत्यु निश्चित है। ईश्वर में ध्यान लगाओ, अच्छे काम करो अपने जीवन में, मृत्यु निश्चित है ना। तो मृत्यु निश्चित है, सर्टेनिटी। वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी। डेथ इज सर्टेन, डेथ इज सर्टेन, होनी ही है, सर्टेनिटी, है ना। दैट इज, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। लेकिन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वह इमॉर्टल है। सो नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एज दे डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यू सेल्स। क्या हो गया, ये क्या कह दिया मैंने? हालांकि हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन। जो सिंगल सेल वाले होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, एक सेल वाले एल्गी, बैक्टीरिया लोग हो गए, मान लो डिवाइड होके 2 बन गया, तो पहले वाला तो गायब हो गया, उसका तो अस्तित्व ही नहीं है, वही बट गया। जैसे हमारे घर में लौकी है, उसको 2 भाग में बांट दो, तो एक आधा हिस्सा एक हाथ में, आधा हिस्सा एक हाथ में। जो पहली वाली लौकी थी वो तो गायब हो गई, लेकिन हम ऐसा भी नहीं बोल सकते वो लौकी मर गई, क्योंकि दोनों हाथ में उसका हाफ हिस्से हैं। वही हाल इसका है बैक्टीरिया का, है ना। एक बैक्टीरिया था, 2 भाग में बट गया, अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो मर गया, ठीक है, वो 2 भाग में बट चुका है। तो ऑल इंडिविजुअल्स आर मॉर्टल, कोई इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। दे डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यू सेल्स। ये देखो, एक बैक्टीरिया है, बगल में दूसरा बैक्टीरिया है, ये बड़ा है, छोटा है, इससे पूछ रहा है, सॉरी अमीबा है ये इससे पूछ रहा है कि अरे यार 2 दोस्त हैं लोग, पूछता है तो सो आई स्प्लिट इनटू 2 एंड दैट्स इट, यही मेरा भविष्य है, मैं 2 में बट जाऊंगा, ऐसा सोच रहा है बेचारा। चलो मजाक हो गया, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ने वाले हैं? हमने पढ़ लिया कि मृत्यु तो निश्चित है, लाइफ स्पैन क्या है, जीवन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक का चक्र। अब हमको ये जानना चाहिए कि कुछ एग्जाम्पल्स कि किसके कितने लाइफ स्पैन है। हाथी मेरा साथी, मूवी देखी है? हाथी 60 से 70 साल जीता है, और हम लोग भी लगभग ऐसे ही जीते हैं, तो इसलिए बोल दो, याद कर लो, हाथी मेरा साथी, 60 से 70 साल। 60 साल का एक और है, क्रोकोडाइल। ऐसे याद करना, मगरमच्छ जो होता है सठिया गया है, इसलिए वो सबको खा जाता है, तो वो भी हो गया सठिया गया, 60 साल। सबसे कम हम पढ़ेंगे अब किसका? बटरफ्लाई, तितली। तितली 102 हफ्ते, तो हम ऐसे याद करेंगे कि 1 से 2 वीक, है ना, 1 to 2 वीक्स। कैसे याद करें? हम याद कर लेते हैं कि हर 1-2 हफ्ते पे हम गार्डन जाते हैं जहाँ हमें बहुत सारी तितलियां मिलती हैं, रंग बिरंगी, कितनी सारी तितलियां, है ना, तो 1 to 2 वीक्स।
इसके बाद हम किसका याद करें? फ्रूट फ्लाई। इसका तितली से थोड़ा सा ज़्यादा है, 40 से 50 दिन। तो ऐसे याद कर लेना, कोई भी फ्रूट खरीदो 40-50 रुपए से कम में तो मिलना नहीं है। तो फ्रूट फ्लाई 40 to 50 डेज, डेज डेज, नॉट ईयर्स, इट्स डेज। ठीक है, 40 to 50 डेज। इतना हो गया। चलो कौवा याद करते हैं। ऐसे याद करना, जब श्राद्ध वगैरह होता है ना, तो 15 जो कौवे होते हैं वो खाने जाते हैं श्राद्ध में। तो 15 ईयर्स, ठीक है, 15 साल। एक कौवा जिएगा 15 साल, एक कौवा 15 साल जिएगा। अब हम लोग थोड़ा ज्यादा वाला याद करते हैं। ज्यादा वाला जैसे कि मैंने पैरट का एग्जाम्पल दिया था थोड़ी देर पहले। पैरट 140 साल। हमारा मिट्ठू हमसे ज्यादा जीने वाला है, डबल डबल डबल, 140 ईयर्स। हमारा मिट्ठू हमसे डबल जिएगा, 140 ईयर्स। और कछुआ जी, कछुआ महाशय, एक तो बेचारा ऐसे ही स्लो। हम लोग खरगोश कछुआ की कहानी पढ़ते हैं ना स्कूल में बचपन में। एक तो बेचारा ऐसे ही स्लो, जीने में भी स्लो, खूब लंबा जीता रहता है, जीता रहता है, जीता रहता है। एक तो बोरिंग सी लाइफ है ना, उसमें भी इतना लंबा जीना। कितना लंबा जीना? 100 से 150 साल। तो मिट्ठू यानी पैरट हो गया 140 साल और टॉर्टोइज हो गया 100 to 150 ईयर्स, 100 to 150 ईयर्स। गौ माता को देख लेते हैं। गौ माता जीती है 18 से 22 साल। ऐसे याद करेंगे कि जब हम पैदा हुए थे, साथ में हमारी घर में जो एक बछड़ा पैदा हुआ, जब हम 18-22 साल के हुए तो बछड़ा नहीं रहा। ऐसे याद कर सकते हैं। हालांकि ये अच्छा नहीं है, दुखद है ना। काऊ 18 to 22 ईयर्स। घोड़ा कैसे याद करेंगे? जब हम 25 से 30 साल के हुए, याद कर सकते हैं कि जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं ना, हम लोग देखते हैं रेस में। तो ऐसे याद कर सकते हैं, हम 25-30 साल के थे तो हम रेस में देखते हैं कि घोड़े, हम देखने जाते थे रेस घोड़ों की, है ना। तो हॉर्स का 25 to 30 ईयर्स। डॉगी 10 to 20 ईयर्स। डॉग का कितना? 10 to 20 ईयर्स, राइट। चलो अब हम देखेंगे कैसे देखेंगे। चलो हम सबसे पहले देखते हैं हाथी का। हाथी है मेरा साथी, ऐसे याद करते हैं तो 60 से 70 साल अपने जैसी लाइफ स्पेन। क्रोकोडाइल 60 आ गया तो 60 साल। सबसे ज्यादा किसका था? टॉर्टोइस का 100 से 150 साल और मिट्ठू का एक यानी पैरट का 140 ईयर्स। सबसे कम किसका था? तितली 1 से 2 हफ्ते, और उससे थोड़ा सा ज्यादा फ्रूट फ्लाई 40 to 50 डेज। ठीक है। डॉगी 10 to 20 ईयर्स एंड काऊ 18 to 22 ईयर्स। इतना हो गया। श्राद्ध में कितने कौवे जाते हैं? 15, है ना। क्रो 15 ईयर्स। ये सारी चीजें याद करने की है। हॉर्स घोड़ों की रेस देखने कब जाते हैं? जब 25 से 30 साल के होते हैं, 25 to 30 ईयर्स। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गुलाब। अब हमने प्लांट के देखते हैं। गुलाब हम ऐसे याद कर लेते हैं, एक रोज 5 से 7 रुपए में आ जाता है, जिसको हम भगवान जी को अर्पण करेंगे, है ना। 5 से 7 साल। रोज का लाइफ स्पैन है 5 to 7 ईयर्स। बनाना ट्री इट इज अराउंड 6 ईयर्स। हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि जब हम बनाना खरीदते हैं तो 6 रुपए का एक मिलेगा, 6 रुपए का एक मिलेगा। और राइस का तो सब जानते हैं। राइस 3 से 4 महीने बरसात में होता है ना, 3 से 4 महीने। ठीक है। राइस 3 to 4 months, 3 to 4 months। और आ गया बरगद का पेड़, ग्रेट बनियान ट्री, 200 to 300 ईयर्स। इंडिया में ग्रेट बनियान ट्री है कोलकाता के पास बोटैनिकल गार्डन में। उसकी लाइफ स्पैन कितनी है? वो अराउंड 250 ईयर्स का है ना। लगभग 250 साल पुराना है वो। और पता है उसका जो मेन स्टेम है ना, वो है ही नहीं, वो 1926 में रिमूव हो गया है। जब प्राकृतिक आपदाएं आई थी तो उसको रिमूव करना पड़ा। और ये प्लांट जी कैसे रहा है? अपने एडवेंटिशियस रूट्स की मदद से। इसको मैं, ये वर्ड मैंने क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि मैं एडवेंटिशियस रूट्स का जो टॉपिक है ना, उसमें ये फोटो दिखाऊंगी और बताऊंगी भी इसके बारे में। तो जो एडवेंटिशियस रूट्स का टॉपिक होगा 11th वाले कोर्स में, उसको मैं अपलोड करूंगी, है ना। ठीक है।
अब हम देखते हैं गुलाब कितने का मिला था, 5 से 7 रुपए का, 5 to 7 ईयर्स रोज का लाइफ स्पेन। बनाना कितने का मिला, 6 रुपए का, तो 6 ईयर्स। राइस प्लांट कितने महीने, 3 to 4 months। एंड बनियान ट्री 200 से 300 साल। Okay, so this is enough for today. And before I go, I'll again say one thing, and this will be our motto. What? We aim, we work hard, and we conquer. Okay, bye.